हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर एक क्लास लेकर आ गए हैं मेडिवल भारत से। इससे पहले हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन करवाए थे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि 2 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं, एक प्राचीन भारत और एक मध्यकालीन भारत। जो क्वेश्चन का MCQ पहले ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत का पहला क्लास रहेगा। और आपको अगर प्राचीन भारत का क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको अगर मेरी सेशन पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दिल्ली सल्तनत से, है ना। इसमें आपका देखिए, दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हम देखेंगे। तो ये मध्य भारत का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, और पहला क्लास भी है। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे नीचे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स कि हम जो क्वेश्चन करवाएंगे सब MCQ में रहेगा, और जो कि नेट लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा। आप अगर नेट लेवल का तैयारी करिएगा तो आपको ये TGT PGT या तो फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो तो उसमें क्रैक करने में आसानी होगी। तो हम इसको टारगेट लेके चल रहे हैं स्टेट 4 को लेकर, है ना। TRE 4 को लेकर, जो कि बिहार में होने वाली है। और अभी नेट का दिसंबर बैच का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेके भी चल रहे हैं। तो आपको सब तरफ से बेनिफिट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, नीचे यहाँ पे सूची बताया गया है। सूची 1 तथा सूची 2 को दी गई है। इन दोनों का सही ढंग से मेल बिठाकर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में है, पहला तरफ है दीवाने रिसालत, B में है दीवाने कोही, C है दीवाने इंसा और D दीवाने अट। इधर सूची 2 में कृषि विभाग, सैन्य मामलों का विभाग, और तीसरा धार्मिक मामलों का विभाग, और चौथा है पदचार विभाग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन किससे मेल खाता है ना। तो इसमें आपका कोट में आंसर दिया है। तो कोट में आपका है ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या D। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका बिना देरी किए हुए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन A में देखिए, दीवाने रिसालत जो है ये किस मामले से संबंधित है। तो C का हो जाएगा धार्मिक, C का हो जाएगा आपका 3 धार्मिक मामलों का विभाग। दीवाने कोई, तो ये पता है कि आपको कृषि विभाग से होना चाहिए, है ना। और B का 1 होगा। और दीवान इंसा यानी क्या, पत्राचार विभाग। दीवान इंसा पत्राचार विभाग, और दीवान धार्मिक मामलों का, दीवान जो है सैन्य मामलों का विभाग। अगर हम मिलाएं तो दीवान रिसालत हो जाएगा धार्मिक मामलों का, दीवान कोही कृषि विभाग, दीवान इंसा यानी पत्राचार विभाग, और दीवान सैन्य मामलों का विभाग। तो इस तरह से हम इसका आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन C होगा। तो इसमें देखिए आपको बताया गया है, अगर इसकी व्याख्या देखा जाए तो दीवान रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग, दीवान कोही कृषि विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग, और दीवान सैन्य मामलों का विभाग। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पी एन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी। P.N. चोपड़ा एक इतिहासकार है। तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी तो किस प्रकार थी। ऑप्शन A में धर्मनिरपेक्ष, B है तानाशाही, या C धर्म केंद्रित, या D प्रजातांत्रिक। तो दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि P.N. चोपड़ा के अनुसार किस प्रकार की प्रकृति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C धर्म केंद्रित। P.N. चोपड़ा कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी, धर्म केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था। तो बताना है आपको मध्यकाल में कौन सा जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था धातु से। ऑप्शन A है बीदर, B है बीजापुर, C है हम्पी, या D तंजौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीदर, है ना। बीदर जो था मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसकी व्याख्या की हम बात करें तो व्याख्या हमारा है, मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र बीदर था। बीदर राज्य की स्थापना, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है ना, बीदर राज्य की स्थापना किसने की थी। अमीर अली बरीद ने। बीदर यहाँ से आप अगर ट्रिक से लगाएं तो बरीद, ठीक है।
अमीर अली बरीद ने की थी। इसे दक्कन के लोमड़ी कहा जाता है। यानी दक्कन के लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली बरीद को। यहाँ पर बर्तनों पर सोने चांदी का सुंदर जड़ाव काम हुआ है। अगर यहाँ पे किस चीज़ के जड़ाव काम किया गया है तो बर्तनों पर। देखिए यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन बन गया। पहला कि हम देखते हैं कि बिदर की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी, इसे दक्कन का लोमड़ी भी कहा गया है, और यहाँ पे बर्तनों पर सोने चांदी का सुंदर जड़ाव काम होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं था। तो ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, या बी सी में शेख जमालुद्दीन, या डी मीर हसन देहलवी। तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन नहीं था? इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। शेख में क्या था? शेख जमालुद्दीन हाशमी बाबा फरीद के शिष्य। जो शेख जमालुद्दीन जो थे ये किसका शिष्य थे? तो इससे में अगर पीछे जाए तो यहाँ पे देखिए शेख जमालुद्दीन। इनमें से अगर देखा जाए तो अमीर खुसरी भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होते हैं, बरनी, और डी में है मीर हसन देहलवी, जबकि सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखा जाए तो व्याख्या कहती है, शेख जमालुद्दीन हाशमी बाबा फरीद के शिष्य थे। ये फरीद चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। इनका मूल नाम फरीदुद्दीन गाजी शंकर था, है ना। फरीद का क्या नाम था? फरीदुद्दीन गाजी शंकर था। इनका जन्म मुल्तान में और मृत्यु पंजाब में हुई थी। बाबा फरीद 1175 से लेकर 1265 ईस्वी की दरगाह पंजाब के पाकपाटन में। पंजाब के कहाँ? पाकपाटन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो बताइए किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश ने, या बी नसरुद्दीन महमूद, सी बलबन, या डी अलाउद्दीन मशहूर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? सूफी संत बाबा फरीद से। ठीक है। इसका व्याख्या देखा जाए तो सुल्तान बलबन ने अपनी पुत्री हुसैरा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है, हुसैरा का विवाह चिश्ती संप्रदाय के संत बाबा फरीद से किया था। बलबन बाबा फरीद का बहुत सम्मान करता था। इनका वास्तविक नाम शेख फरीदुद्दीन गज शंकर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को सेशन अगर पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेवल का देखने को मिलेगा, अच्छा लेवल का देखने को मिलेगा, है ना, जिसका आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, एकदम सशुल्क है। आप इसे बिना पैसा का भी पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और आप लोग को हम बताएं तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हम मेरे साथ ये NCERT का बुक पढ़ना हिस्ट्री से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सुमिलित कीजिए प्रथम सूची और द्वितीय सूची। प्रथम सूची में मंत्री दिया है, द्वितीय सूची में विभाग दिया है। तो बताना है कौन सा मंत्री किस विभाग से संबंधित था। तो ऑप्शन है दीवान विजारत में धार्मिक, बी है दीवान रिसालत, और सी है दीवान अर्ज, और डी में दीवान इंसा। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें आसानी होगी आपको करने में। तो बताइए कौन सा मंत्री कौन विभाग से संबंधित है। तो जो पता है उसको पहले मिलाइए। दीवान इंसा, है ना। दीवान इंसा क्या था आपका? दीवान इंसा। हम यहाँ पे देखें, यहाँ डी में क्या है? दीवान इंसा। तो राजकीय पत्राचार से, तो यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो दीवान इंसा किसका हो जाएगा? राजकीय पत्राचार से, है ना। फिर है दीवान विजारत। विजारत यानी क्या? वित्त मंत्री से संबंधित है। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत क्या है? धार्मिक विषय से संबंधित। दीवान अर्ज सैनिक भर्ती एवं संगठन, और दीवान इंसा राजकीय पत्राचार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डैश यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है। खालिस्तान को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। तो कुतुब मीनार, या बी किला रे पिथोरा, या सी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको बनाने में बख्तियार काकी की प्रेरणा छुपी हुई है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुतुब मीनार, क्योंकि इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आप लोग इसमें एक और फैक्ट बता दूँ फ्रेंड्स, तो कुतुब मीनार जो है इसमें 5 मीनार
मतलब इसके बिल्डिंग कह सकते हैं, 5 तल्ला जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो इस तरह से। तो इसमें हम देखेंगे कुतुब मीनार ने इसको बनाया, इल्तुतमिश के द्वारा भी इसमें काम किया गया है। फिर हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के भी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुतुब मीनार। अब इसका अगर व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या कह रही है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था तथा इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा गया था। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसकी नींव रखी थी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये 7 तक है, आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम देखते हैं। आज देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला गया है, तो हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुनिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने, पूछा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए दीवान एक अमीर कोही की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बी बलबन, या सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान एक अमीर कोही जो है कृषि से संबंधित है, तो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के एवं सुधार के लिए कृषि से संबंधित विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इसके प्रधान को अमीर ए कोही कहा जाता था। कृषकों को तकावीरीन यानी कृषि करने के लिए पहले जो एडवांस हम लोग ऋण लेते हैं ना, वैसे ये तकावी ऋण प्रदान किए गए। इसे सौंदर्य भी कहा गया है। अकाल से राहत देने के लिए अकाल संहिता तैयार कराई गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। प्रथम सूची में लेखक का नाम दिया गया है और द्वितीय सूची में ग्रंथ का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए में है याहिया बिन अहमद, बी है आपका अब्दुल्ला, या सी सामी, या डी अहमद यादगार। और एक तरफ है ग्रंथ में तारिक सलातिन अफगाना, फुतूह सलातिन, तारिक दाऊदी, तारिक मुबारक शाही। तो बताइए इसका क्या किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी याहिया बिन अहमद का मिलेगा तारिक मुबारक शाही से, अब्दुल्ला का है तारिक दाऊदी, इसामी का हो जाएगा फुतूह सलातिन, और अहमद यादगार का तारिक सलातिन अफगाना। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए में आई.एच. कुरैशी, या बी ए में अंसारी, सी इरफान हबीब, या डी मोहम्मद हबीब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद हबीब के द्वारा 13वीं से 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कहती है कि मोहम्मद हबीब ने 13वीं व 14वीं शताब्दी को भारत में नगरीय क्रांति कहा है। निम्न तथ्यों के आधार पर इसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। कौन कौन सा पॉइंट दिया गया, ध्यान दीजिएगा। रहट या अरहट का नवीन प्रयोग, जिससे सिंचाई जैसे साधनों का विस्तार हुआ। रहट या अरहट क्या था, इससे खेती के लिए, जैसे भी हम लोग मोटर खेतों में पानी पहुंचाने के लिए मोटर का जुगाड़ करते हैं, तो उस समय रहट या अरहट उस समय का नवीन टेक्नोलॉजी था। इसी काल में रेशम कीट पालन व कलम लगाने की प्रथा भी प्रचलित हुई। तुर्कों द्वारा नई दस्तकारियाँ भी शुरू की गई, जिनमें कागज उत्पादन शामिल था। नेक्स्ट है, चरखे के प्रयोग से कपड़ों के उत्पादन में सुधार आया। इसके अतिरिक्त नई विजेता वर्ग अपने साथ नई संस्कृति व औद्योगिकी लाए। अतः सत्ता स्वरूप के परिवर्तन के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनों के आधार पर मोहम्मद हबीब ने इसे नगरीय क्रांति कहा। ठीक है, ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। अब हम 11वां क्वेश्चन की ओर देखें तो 11वां क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजदूत भेजा था। तो बताइए किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन ए में कुतुबुद्दीन, या बी में है बी में इल्तुतमिश, या सी बलबन, या डी अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। हम देखते हैं कि चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के दरबार पर राजदूत भेजा था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो मंगोल शासक चंगेज़ खान ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, क्योंकि वह चाहता था कि इल्तुतमिश पर्शिया यानी ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता न करे। किसका सहायता न करे? इल्तुतमिश पर्शिया यानी ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता न करे। वह पर्शिया से भागकर भारत आया था, इसलिए हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने इसका सहायता भी नहीं करता है ना, क्योंकि चंगेज़ खान से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन 12 हमारा, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए में सिकंदर लोदी, बी में अलाउद्दीन खिलजी, या सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण के राज्य देवगिरी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वह दरबार में स्वयं स्त्री के वस्त्र पहनकर आता था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हजार सेतुन महल किसने बनवाया था? तो बताइए हजार सेतुन महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में इल्तुतमिश, सी है आपका बलबंद, या डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हजार सेतुन महल बनवाया गया था। हजार सेतुन यानी 1000 स्तंभों वाला महल को निर्माण 1303 ईस्वी में दिल्ली यानी सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि, अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि ली थी? सिकंदर द्वितीय यानी शानी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण इसी ने करवाया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था। तो भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था किससे? रुद्र संप्रदाय से, बी संकारिक संप्रदाय, या सी श्री संप्रदाय से, या डी ब्रह्म संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर ऑप्शन व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या पढ़ देते हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध श्री संप्रदाय था। काशी के स्वामी राघवानंद के श्री मठ में रहकर रामानंद ने वेद पुराण वाणी ग्रंथों का अध्ययन किया। सिख संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में रामानंद ने की थी, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में फरीद। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद, बी है जूना खान, या सी अबुल हसन, या डी निजामुद्दीन हसन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तब तक आप लोग अपना दिमाग लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन या मीन उद्दीन खुसरो था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। फारसी कविता का भारतीयकरण सर्वप्रथम खुसरो ने किया था। इनके द्वारा फारसी की प्रतिपादित नवीन शैली को सबक हिंदी, देखिए सब इसमें कितना सारा क्वेश्चन बन गया है। पर इनके द्वारा फारसी की प्रतिपादित नवीन शैली को क्या कहा गया? सबक हिंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए, दीवान रियासत का संस्थापक किससे है? तो मोहम्मद तुगलक से, या बी फिरोज तुगलक, या सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी बलबन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी से दीवान रियासत का संस्थापक था। दीवान रियासत यानी नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु की थी। बाजार के अधीक्षक को सायना मंडी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिए। 17 कहता है,
तबकात नासरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तो कौन सा कथन पहचानना? असत्य यानी गलती वाला। ऑप्शन ए में इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है, या बी यह 26 तबकों यानी अध्याय में विभक्त है, या सी इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई, या डी यह 1260 ईस्वी में पूर्ण हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई। तबकात नासिरी किसका है? मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित है। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। यह कृति गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। इसमें 26 तबके या 26 अध्याय है। इसमें तबकात नासिरी में कितने अध्याय हैं? टोटल 26 अध्याय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखिए। उसर क्या था? तो बताइए उसर क्या था। ऑप्शन ए में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, बी में हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, या सी मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, या डी युद्ध की लूट का 1/5 पाँचवा भाग राज्य का हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उसर कहा जाता। तो उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहाँ से पैदावार का 10% तथा कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होने पर जज का 5% भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ज़कात के तो मुसलमानों की आय पर लगने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर था। जाजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिए। 19 कहता है लाख बख्श के लिए पदवी थी। लाख बख्श खालिस्तान के लिए पदवी थी। तो कौन है? ऑप्शन ए में ऐबक। ऑप्शन ए में आपका है ऐबक। एक मिनट फ्रेंड। तो ऑप्शन ए में है आपका ऐबक। ए में ऐबक, बी में बलबंशी इल्तुतमिश, या डी जलालुद्दीन याकूत। तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? ऐबक को जाना जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऐबक हो जाएगा। अगर व्याख्या की बात करें, लाख बख्श ऐबक की पदवी थी। लाख बख्श किसका पदवी था? ऐबक का। उसे लाखों दान देने के लिए इस पदवी से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे कुतुबुद्दीन को क्या क्या नामों से जाना जाता है? कुरान खान, पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला, कुरान खान यानी बहुत अच्छे से कुरान पढ़ने वाला, हातिम द्वितीय आदि उपाधियाँ भी ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन 20 है सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को क्या था? तो एकता पद्धति को किसने लाया था? तो ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बी है बलबंश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। हम जानते हैं कि एकता पद्धति, एकता यानी भूमि होता है, जिसको लाने वाले कौन थे? इल्तुतमिश थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको व्याख्या देखिए। प्रशासनिक रूप से एकता की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि, है ना। जिसका अर्थ क्या है? भूमि। प्रशासन मुख्तार के दिन था। ऑप्शन 21 में क्वेश्चन 21 है दक्षिण भारत का एक एक राज्य खालिस्तान ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। तो ऑप्शन ए में देवगिरी, बी में तेलंगाना, सी है होयसला, या डी पांड्या। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पांड्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, है ना, पांड्या में। पांड्या शासकों ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया। हालांकि धन की दृष्टि से मथुरा अभियान सबसे पहले रहा। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, होयसल तथा तेलंगाना को विजित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया। अब क्वेश्चन 22 देखिए। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे मिलाने का है फिर से। मोहम्मद बिन तुगलक एक साइड है, फिरोज तुगलक का, सी में है बलबन, डी में अलाउद्दीन खिलजी। इधर है सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण। सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किसने किया था? 1 में 3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट ए हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक किस 1 मिनट। मोहम्मद बिन तुगलक जो है किससे संबंधित है? पर डिस्टर्ब हो रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की थी, है ना। उसके बाद बी में फिरोज तुगलक किससे संबंधित है? फिरोज तुगलक आपका बी का
चार्ट से सही माप के आधार पर भूमि का निर्धारण किया था। सी में है बलबन। बलबन किससे संबंधित है? राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी उद्योग कार्यालय की स्थापना। इस तरह से हम मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन आज का। खालिस्तान सुल्तान ने खलीफा के अधिकार के मानने से इनकार कर दिया। कौन सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी में मोहम्मद बिन तुगलक या डी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर तो इसका ए हो जाएगा। कुछ मध्यकालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासकों थे जिसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति हेतु कभी प्रयत्न नहीं किया। हालांकि नाम मात्र की परंपरा हेतु यह अमनी और खिलाफत यानी खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम इतना मेहनत करें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरह से रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।